जब जिनशी पैलेस में वापस आता है तो उसे लिहान से एक रिपोर्ट मिलती है कि साउथ में जो स्ट्रांग होल्ड है वो शीशु के कब्जे में है। वो बंद पड़ा था लेकिन जिनशी को बताए बगैर उसकी एक्सपेंशन हो रही थी। इसका मतलब था कि ये किंग के साथ धोखा है। इस दौरान लकान आता है क्योंकि अभी तक उसकी बेटी नहीं मिली थी, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। लकान जानता था कि जिनशी एक प्रिंस है जो खुद को एक यूनिक बना के शो करता है। इतने में बाहर लूमेन भी आता है। वो सॉरी करता है कि उसने माओ माओ का ख्याल नहीं रखा। हालांकि लकान ऐसा नहीं चाहता था कि वो इस सब का ब्लेम खुद पे ले। लकान को लुमन बताता है कि जिनशी को जल्द अज जल्द अपनी आर्मी के साथ शीशु को हराना होगा। जिनशी जानता था कि ये दिन तो आना ही था जब उसे एज अ प्रिंस अपनी आर्मी की कमांड लेनी थी। दूसरी तरफ माओ माओ पोशन ऑफ यूथ पे काम कर रही थी कि तभी कयोयो उसे एक नोट देता है जिसमें लिखा था कि वो यहाँ से भगाने में उसकी मदद कर सकता है। लेकिन वो दोनों पकड़े जाते हैं। सुईरी उन्हें डांटती है मगर फिर वो इस बारे में किसी को नहीं बताती। लेकिन तभी वहाँ शेनमाय आ जाती है। अपनी मॉम को शेनमाय के पीछे देख के कयोयो खुश होता है लेकिन फिर फौरन से परेशान हो जाता है क्योंकि उसके मॉम ने उसकी मदद नहीं की। जब उसे पता चलता है कि कयोयो ने माओ माओ की मदद की तो शेनमाय उन्हें पनिश करना चाहती थी, मगर सुईरी कहती है कि छोड़ दो, ये तो अभी बच्चा है। जिस पे शेनमाय उस गार्ड को पनिश करने के बारे में सोचती है। माओ माओ समझ आती है कि शेनमाय को दूसरों को तकलीफ देख के बहुत खुशी होती है। ये देख के उसे शेनमाय पे गुस्सा आता है और वो शेनमाय को ओल्ड मैड वुमन कहती है, जिस पे शेनमाय उसे स्लैप करती है। ये देखते हुए माओ माओ सारा ब्लेम अपने सर पे ले लेती है और कहती है कि कयोयो को उसी ने ये सभी कुछ करने को कहा था। जिस पे सुईरी माओ माओ को पनिश करने के बारे में सोचती है। फिर लुलान सजेस्ट करती है कि माओ माओ को टाई बोन पनिश की जाए। ये वही पनिशमेंट थी जो सुईरी को भी दी गई। गार्ड्स माओ माओ को पनिशमेंट देने वाले रूम में ले जाते हैं, लेकिन साथ ही वो उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि माओ माओ ने उसकी जान बचाई थी। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो एक बॉक्स खोलता है जिसमें बहुत सारे स्नेक्स, फ्रॉग्स और स्पाइडर्स थे। ये पनिशमेंट एक मैड किंग ने बनाई थी। अब माओ माओ को समझ आ जाता है कि सुईरी क्यों डरी हुई थी, मगर ये सब तो माओ माओ के लिए बहुत आसान था। अब जब गार्ड वापस आता है तो उसे बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है। वो वापस अंदर जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि माओ माओ एक स्नेक को पका के खा रही है जिसे उसने अपनी हेयर स्टिक से काट के आग पे पकाया था। माओ माओ ने सबसे पहले उसका पॉइजन निकाला और फिर हर्ब्स लगा के उसे पका के खाया। वो गार्ड असल में इसीलिए वापस आया कि सुईरी और कयोयो ने उसे कहा था कि वो जाके माओ माओ को देख के आए, मगर इसी दौरान उसे स्मोक सिग्नल दिखाई देता है जिसका मतलब था कि वहाँ पे आर्मी आने वाली है। ये सुन के माओ माओ को बहुत खुशी होती है और वो समझ जाती है कि जिनशी उसकी हेल्प के लिए वहाँ आ गया है। तभी लुलान आती है और सबको कहती है कि यहाँ से भाग जाओ क्योंकि आर्मी अटैक होने वाला है। उन सभी को वो बहुत सारा पैसा भी देती है और फिर खुद ही गन पाउडर को आग लगा देती है। पूरा कमरा जलने लगता है तो माओ माओ लुलान के पास जाती है। लुलान खुश थी कि वो अभी तक जिंदा है और सोचती है कि वो उसकी टाई बोन पनिशमेंट को बर्दाश्त कर गई। माओ माओ चाहती थी कि लुलान उसके साथ भाग जाए मगर वो नहीं जा सकती थी क्योंकि अभी पीछे बहुत सारे काम बाकी थे। लुलान जानती थी कि उसकी मॉम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो शेनमाय के लिए सिर्फ एक खूबसूरत पपेट थी। उसकी मॉम उसे मेकअप के बगैर देख भी नहीं पाती थी। एक बार जब उसने खुद को एक मेड की तरह तैयार किया तो शेनमाय उसे स्लैप करके कहा कि जाओ चाय लेकर आओ। माओ माओ को रियलाइजेशन होती है कि सुईरी रॉयल है। उसकी मॉम ओल्ड एम्परर और सुईरी की नानी टाईहू की बेटी थी जब शेनमाय पैलेस में लेडी इन वेटिंग थी। अब माओ माओ एक रूम में जाती है जहां उसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो मर चुके थे। दरअसल लुलान ने उन्हें पॉइजन दिया था ताकि वो सभी एक दफ़ा मर जाएं। असल में उन्हें मारने का ऑर्डर किंग ने दिया था, इसलिए लुलान ने सोचा कि सबको एक ही दफ़ा आसान मौत दे दी जाए। तब कयोयो वहां पहुंचता है मगर शायद उसे ये सभी कुछ पहले से पता था और वो भी उस जूस को पी लेता है जिसमें पॉइजन था। माओ माओ चाहती थी कि लुलान भी यहाँ से सुईरी के साथ भाग जाए मगर लुलान कहती है कि उसके करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। वो माओ माओ की बात नहीं मानती, जिस पर माओ माओ उसे अपनी हेयर पिन देती है जो जिनशी ने उसे दी थी। ये देख के लुलान स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। इधर शीशु को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और शेनमाय जानबूझ के अपने खराब कामों में एंजॉय कर रही थी। तभी अचानक एक एक्सप्लोजन की आवाज़ पे शेनमाय की आंख ऊपर को उठती है और वो देखता है कि गन पाउडर वर्कशॉप में आग लग गई है। वो कुछ करना चाहता था मगर कर नहीं पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा परेशानी और फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। वो 20 साल से सुकून की नींद नहीं सो पाया था क्योंकि ये 20 साल पहले की बात थी जब ओल्ड किंग ने उसे अपनी बेटी से शादी करने को कहा। ओल्ड किंग को अपनी बेटी को कंट्री से निकालना पड़ा क्योंकि टाईहो का एक डॉक्टर के साथ अफेयर था। शीशु को ये सब रियलाइज़ तो हो जाता है मगर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था।
था वो किंग की बात ना माने। शीशु वो शादी नहीं करना चाहता था, मगर उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि किंग ने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर वो उसकी बात मानेगा तो वो उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी करेगा। जिस पर शीशु ने शेन माए को रॉयल पैलेस से निकालने की कंडीशन रखी क्योंकि उसे वहाँ पे कॉन्क्यूबाइन बनाया गया था। अब प्रेजेंट में वो वापस अपने रूम में जाता है तो शेन माए उससे पूछती है कि बाहर क्या हो रहा है। फिर तभी वहाँ लुलान आती है। वो सुईरी को वहाँ से भगाना चाहती थी। उसे पता था कि सुईरी को एक क्लोजेट में बंद कर दिया गया है क्योंकि उसे पनिश किया जा रहा था। शीशु ये सब कुछ अपनी आंखों से देखता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुईरी के साथ शेन माए ये सब कुछ कर रही थी। अब तभी रॉयल गार्ड वहाँ आ जाते हैं। जिनशी भी उनके साथ था। उन सभी ने शीशु की आर्मी को हरा दिया था। लिहाकू ये देख के हैरान रह जाता है कि जिनशी, जिसे वो एक यूनिक समझता था, वो इतने अच्छे से एक आर्मी की कमांड को संभाल सकता है। माँ सोचती है कि वो भाग जाए ताकि उसे भी गलती से अरेस्ट ना कर लिया जाए, मगर दरवाज़ा तोड़ते हुए जिनशी खुद वहाँ आ जाता है। तब एक गार्ड भी अंदर आता है और जिनशी को क्राउन प्रिंस कह के बुलाता है। जिनशी उसकी तरफ हैरत से देखता है और कहता है कि अब वो क्राउन प्रिंस नहीं बल्कि गयोको का होने वाला बेटा क्राउन प्रिंस है। वो जानता था कि गयोको भी एक बेटे को पैदा करने वाली है। अब माओ को यकीन हो गया कि जिनशी दरअसल किंग का 19 साल छोटा भाई है। ये सब जान के माओ को बहुत अजीब लगता है। इधर शीशु के सभी आदमियों को एक एक करके पकड़ा जाता है। वो आदमी बताते हैं कि शीशु ने उन्हें कहा था कि ये सभी कुछ वो अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं, मगर बासन उन्हें बताता है कि अब तुम सभी को सजा दी जाएगी और एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तभी वहाँ शीशु आता है, बिल्कुल काम और रिलैक्स। वो जानता था कि उसे अरेस्ट करने के लिए ही वो सभी लोग वहाँ आए हैं, मगर वो जिनशी पे अटैक कर देता है, जिस पे जिनशी खुद को बचा लेता है। लेकिन पास खड़ा एक आदमी सब में इंजर्ड हो जाता है, जिसे उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही पकड़ा था। शीशु सोचता है कि काश जिनशी को वो पहले ही मार देता। शीशु सरेंडर करने के लिए अपनी गन को नीचे फेंकता है, मगर तभी सभी सोल्जर्स अपनी स्वर्ड्स के साथ उस पर अटैक कर देते हैं। तब वो शेन माए के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वो अजीब तरीके से स्माइल करने लगता है जैसे वो कोई एक एक्टर हो। अब वो सभी प्रोस्टिट्यूशंस जो शेन माए के कहने पे वहाँ आई थी, वो सब का इल्ज़ाम लुलान और शेन माए पर डाल देती हैं। अब जैसे ही सभी गार्ड्स कमरे की तलाशी लेने लगते हैं तो जिनशी भी एक साइड पे जाता है और वहाँ लुलान उसे पकड़ लेती है। वो उसे मून प्रिंस कह के बुलाती है और कहती है कि मेरे पीछे आओ। उसे अपनी मॉम और सुईरी के पास ले जाती है ताकि वो अपनी मॉम को सबक सिखा सके। लुलान अपनी मॉम को चिढ़ाते हुए कहती है कि आप हमेशा जिनशी से हेट करती आई क्योंकि वो पिछले किंग जैसा दिखता है, या शायद वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, या फिर शायद इसलिए कि पिछले किंग ने आप पर एक कॉन्क्यूबाइन को प्रेफर किया। ये सुन के शेन माए को गुस्सा आता है, लेकिन लुलान बोलना बंद नहीं करती। वो 30 साल पहले की कहानी सुनाती है। उसके ख्याल में पिछला किंग स्टूपिड था जो अपनी मॉम के सामने कभी भी नहीं बोल सका। क्वीन अपने बेटे से तंग आ गई थी क्योंकि वो किसी भी औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था। लेकिन एक दिन शेन माए को कॉन्क्यूबाइन बना दिया गया, हालांकि वो पहले से ही शीशु की फियांसे थी। शीशु चाहता था कि वो उसे छोड़ के ना जाए, लेकिन ये सभी कुछ शेन माए के लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। शेन माए चाहती थी कि वो प्रिंस पैदा करे और क्वीन बने। वो किसी भी लोकल की बीवी बन के नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे एक हाई कॉन्क्यूबाइन बना के वहाँ लाया जा रहा है। लुलान अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताती है कि मरने से पहले उन्होंने यही कहा कि वो अपनी बेटी को नहीं बचा सके। शीशु ने रेयर पैलेस में शेन माए को भगाने की भी कोशिश की। शेन माए इस पे तैयार भी थी, लेकिन तब उसे याद आता है कि सभी औरतें उसका मजाक बनाती हैं, ये कह के कि एक हाई कॉन्क्यूबाइन अपनी लेडी इन वेटिंग टाइहो से हार गई और किंग ने कभी भी उसे नहीं बुलाया। ये सब सोच के शेन माए को बहुत गुस्सा आता है और वो शीशु के साथ जाने से इनकार कर देती है। अब जब बाद में पिछले किंग ने अपनी बेटी को बचाने की खातिर शीशु से शादी करने को कहा, तो शीशु ने ये कंडीशन इसलिए रखी ताकि वो शेन माए को वहाँ से निकाल सके। जिनशी के ख्याल में पिछला किंग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ था जो ये नहीं जानता था कि सब का रिजल्ट क्या निकलेगा। अब ये सब सुन के शेन माए चीखने लगती है कि ये सब झूठ है, लेकिन लुलान फिर भी चुप नहीं होती, जिस पे शेन माए अपनी बेटी को स्लैप करती है और उससे उसकी गन छीन लेती है। ये देख के लुलान रिलैक्स रहती है और स्माइल करने लगती है, लेकिन जब शेन माए गोली चलाती है तो लुलान के फेस पे बहुत सारा ब्लड लग जाता है जो असल में उसकी अपनी ही मॉम का था। दरअसल लुलान ने जानबूझ के गन को बैकवर्ड कर दिया था ताकि जब उसकी मॉम उस पर गोली चलाए तो वो गोली उसे लगने के बजाय उसकी अपनी मॉम को लग जाए। अब वो अपनी मॉम को ज़मीन पे लिटाती है और कहती है कि काश उसकी मॉम अपने फादर की मोहब्बत को समझ पाती जिन्होंने सारी ज़िंदगी उसे वापस लाने का वेट किया। अब लुलान जिनशी को एक नोट देती है जिसमें वो सारे पॉइंट्स लिखे थे जो उन्हें फ़ायदा दे सकते थे। वो कहती है कि मेरी 2 ख्वाहिशें हैं। पहली ये कि उन सभी लोगों को जाने दिया जाए जिन्होंने कुछ नहीं किया। जिनशी इस पर एग्री करता है और दूसरी ख्वाहिश के तौर पे वो अपनी मॉम की एक एसेसरी से जिनशी के फेस पे स्क्रैच करती है ताकि वो अपनी मॉम की इस ख्वाहिश को पूरा कर सके।
अब उस क्रैच से जिनशी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और लुलान बाहर चली जाती है। बाहर बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही थी। वो वहाँ डांस करना शुरू कर देती है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रुकती, जिस पे सभी उस पर शूट करने लगते हैं। यहाँ तक कि जब बासिन एक आखिरी शूट करता है तो वो तब भी डांस कर रही थी। ये सब देख के सुईरी अपनी बहन को बचाने के लिए उसकी तरफ भागती है मगर लुलान तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और वो बालकनी से नीचे गिर जाती है। और तब मरते वक्त भी वो स्माइल कर रही थी। बाद में जिनशी माओ माओ के पास आता है। वो देखता है कि माओ माओ मरे हुए बच्चों के पास सो रही थी। जिनशी उसके बालों को उसके फेस से हटाता है और सोचता है कि अगर वो यहाँ ना आता तो माओ माओ को इस सब से गुजरना पड़ता। लेकिन तभी अचानक माओ माओ उठ जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जिनशी घबरा जाता है और पीछे हटता है। मामा उसके पास आती है और उसके स्टिचेस को देखने लगती है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, मगर अब वहाँ स्टिचेस लग चुके थे। लेकिन वो स्टिचेस सही नहीं थे। वो उन्हें ठीक करना चाहती थी मगर वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। जिनशी अपनी बैंडेज को खुद करने की कोशिश करता है लेकिन माओ माओ उसे ऐसा नहीं करने देती। जिनशी डिसाइड करता है कि वो भी माओ माओ के साथ यहीं सोएगा। वो माओ माओ को भी लिटा लेता है। माओ माओ कहती है कि तुम यहाँ मत सो क्योंकि ये जगह साफ नहीं, जिस पे जिनशी कहता है कि तुम भी तो यहाँ पे सो रही हो। माओ माओ कहती है कि मैं तो बच्चों की वजह से यहाँ पे हूँ, जिन पर जिनशी उसे कहता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें किसी भी डेड बॉडी को हाथ लगाने से मना किया था। अब माओ माओ के कॉलर को पीछे हटाता है और पूछता है कि क्या ये निशान शन माई के मारने की वजह से पड़ा। माओ माओ कहती है कि ये सभी कुछ एक औरत का किया है। ये सभी कुछ माओ माओ के लिए थोड़ा अजीब भी था। अब वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं। माओ माओ से तंग करते हुए कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही मैनली लग रहे हो। ये सुन के जिनशी कहता है कि मैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ। माओ माओ घबरा के उस दिन के बारे में सोचती है जब उस दिन भी वो जिनशी के साथ उस केव में अकेली थी। वो जिनशी से कहती है कि तुम सो जाओ, लेकिन जिनशी कहता है कि वो अभी आधा घंटा और जाग सकता है। माओ माओ सोचती है कि आधा घंटा क्यों जागेगा। अब तभी माओ माओ को कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वो फ़ौरन पास पड़े एक बच्चे की डेड बॉडी की पट्टियाँ खोलती है। उसे पता चलता है कि वो बच्चा जिंदा है। तब उसे समझ आ जाता है कि लुलान ने बच्चों को रेजरेक्शन मेडिसिन दी थी। वो जिनशी से कहती है कि फ़ौरन कुछ गर्म चीज़ लाओ, कपड़े या खाना, क्योंकि इस बच्चे को होश में लाना है। अब जिनशी समझ आता है कि लुलान ने उससे वो पहला प्रॉमिस क्यों लिया था कि उन लोगों को जाने देना जो एक बार पहले ही मर चुके हों। जिनशी माओ माओ से कहता है कि हम अपनी बात दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें माओ माओ कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन माओ माओ का ध्यान उसकी बात पे था ही नहीं कि वो उससे क्या कह रहा है। बाहर आके जिनशी सुईरी को बताता है कि वो सभी बच्चे जिंदा हैं, तो वो फौरन अंदर की तरफ भागती है। अब हालात पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए थे। नया क्राउन प्रिंस भी आ गया था और गयो को क्वीन बनने वाली थी। ये डिसाइड किया जाता है कि लुमेन को भी अब पैलेस में ही रखा जाएगा क्योंकि वो बहुत कैपेबल था। माओ माओ ने अभी तक जिनशी को नहीं देखा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी था। अब सभी कुछ अच्छा हो गया था, लेकिन माओ माओ के पास रेयर पैलेस में रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो वापस प्लेजर डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है। वो पांचों बच्चे बाद में दोबारा जिंदा हो गए। कोयोयो को सबसे ज़्यादा वक्त लगा था होश में आने में। उसने अपनी मेमोरी खो दी और उसकी बॉडी की एक साइड ने काम करना भी छोड़ दिया। बाकी बच्चों के नाम बदल दिए गए और वो बिल्कुल ठीक थे। उन चारों को हाई कॉन्क्यूबाइन आहडो ने अडॉप्ट कर लिया। वो सुईरी को भी अपने पास रखती है क्योंकि वो जानती थी कि वो एक रॉयल है, इसलिए उसे एग्जीक्यूट ना करने का डिसाइड किया गया। उन्हीं में से एक बच्चा जब कुछ खाने की कोशिश करता है तो उसे माओ माओ डांटती है, लेकिन फिर वो उसे खाने को कुछ पकड़ा भी देती है। अब सीक्यू माओ माओ को शाओलिन के 2 लेटर्स देती है। एक लेटर माओ माओ के लिए था और दूसरा शी सुई के लिए। माओ माओ को शाओलिन ने बताया था कि उसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। वो कहती है कि वो अपने काम से बहुत खुश है और उसे उम्मीद है कि एक दिन वो सब दोबारा मिलकर आइसक्रीम खाएंगी। ये पढ़ के माओ माओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माओ माओ ये भी सुनती है कि शी सुई की बॉडी नहीं मिली। कहा गया था कि उसे दोबारा ढूंढा जाएगा जब स्प्रिंग आएगा और स्नो मेल्ट डाउन होगी, मगर माओ माओ चाहती थी कि उसकी डेड बॉडी कभी भी ना मिले। अब माओ माओ अपने पॉइजन्स को टेस्ट कर रही थी। तभी वहाँ जिनशी आता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। जिनशी के स्टिचेस भी ठीक हो चुके थे। माओ माओ अपना काम करती रहती है, जिस पे जिनशी उसके पास आता है और कहता है कि मुझे इग्नोर करना बंद करो। अब जिनशी माओ माओ को उसका प्रॉमिस याद दिलाता है कि उसकी हेयर स्टिक किधर है, जिस पे माओ माओ घबरा जाती है क्योंकि वो तो उसने लुलान को दे दी थी। जिनशी कहता है कि ये भी ठीक है, लेकिन अब तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी होगी। जिनशी माओ माओ को अपने पास खींचता है, उसकी नेक पे बाइट करने लगता है, लेकिन माओ माओ को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है। जिनशी कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता। माओ माओ सोचती है कि शायद वो अपने स्लाइवा के थ्रू से पॉइजन देने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर तो जिनशी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बहुत ज़ोर से बाइट करता है। माओ माओ सोचने लगती है कि क्या वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है,
जिनशी चाहता था कि उनकी बात जहाँ से ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू हो, लेकिन अब तभी वहाँ पे वही बच्चा आता है जिसे माओ माओ ने खाने को कुछ दिया था। इसका मतलब था कि एक बार जिनशी फिर से हार जाता है और उसे वो करने का मौका नहीं मिलता जो वो चाहता था। माओ माओ को पहले से ही मालूम था कि मैडम और गाओशन सब सुन रहे हैं, इसलिए वो उन्हें जिनशी के लिए बेड बनाने को कहती है क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। लेकिन जिनशी माओ माओ की गोद में ही लेट जाता है और माओ माओ भी उसे लेटने देती है। वो अपना काम भी करती रहती है और जिनशी वहीं लेटे लेटे सो जाता है। अब हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो एक जेड को खरीदने की कोशिश कर रही थी। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी हेयर स्टिक निकालती है जो बहुत खूबसूरत और वैल्यूएबल थी, जिसे देख के ट्रेडर भी खुश हो जाता है। अब वो लड़की उस जेड को हाथ में उठा के आसमान की तरफ करके देखती है ताकि उसकी शाइन को प्रॉपरली देख सके। फिर वो ट्रेडर से कहती है कि उसका नाम टमामो है। टामा यानी गयो को जो जेड के लिए बोला जाता है, और मो सी वीट के तौर पर एक ऐसा नाम जो बहुत एंशियंट है। ये बता के वो वहाँ से भाग जाती है और इसके साथ ही ये मज़ेदार एनिमे यहीं पे ख़त्म होता है।